हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप अपने रूम के सीलिंग फैन को चलते हुए देखिए, क्या आप उसके किसी ब्लेड की पोजीशन बता पाओगे? नहीं, लेकिन आप फैन की स्पीड पता लगा के उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो। यही था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी कि एक साथ आप मोमेंटम और पोजीशन का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वर्नर हाइजेनबर्ग की। ये वही हाइजेनबर्ग हैं जो केवल 25 ईयर्स के एज में केमिस्ट्री के फादर कहे जाने वाले नील्स बोर के द्वारा बुलाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से संबंधित कैलकुलेशन में कहीं नील्स बोर साहब का पेंच फंस गया था और 25 साल की उम्र में, उससे थोड़ा पहले ही हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स थियरी, जो कि एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, पूरी दुनिया उनको जान चुकी थी। बात उस वर्नर हाइजेनबर्ग की करूंगा जो 18-19 साल की उम्र में ही भगवत गीता पढ़ के डिप्लोमेसी नीति शास्त्र का इतना ज्ञाता हो गया था कि जब उसे हिटलर के द्वारा एटम बम बनाने के लिए कहा गया तो उसका मन तो था नहीं, लेकिन हिटलर का भय, हिटलर का आतंक। अब यहाँ देखिए वो अपने नीति शास्त्र का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मास के कैलकुलेशन के बाद, हिटलर साहब, मुझे ये पता चला, यूरेनियम के क्रिटिकल मास के कैलकुलेशन के बाद मुझे ये पता चला कि एक एटम बम को बनाने में 200 केजी यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि सही कैलकुलेशन उनको मालूम था। और हिटलर से ये भी कहा कि 200 किलोग्राम यूरेनियम या इतना ज़्यादा यूरेनियम तो जर्मनी में है नहीं। तो ये सुन के कुछ दिनों के लिए हिटलर ठंडा पड़ गया था। मैं उस हाइजेनबर्ग के बारे में भी बात करूंगा जो अपने से दूने उम्र के न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देने वाले ऑटो हॉर्न को उस समय बुरी तरह डांटा, जब ऑटो हॉर्न ने कहा कि भाई तुम ये एटम बम न्यूक्लियर वेपन बना के पूरी मानवता को तबाह क्यों करना चाहते हो। तो हाइजेनबर्ग का कहना था कि भाई पता नहीं मैं न्यूक्लियर बम बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, लेकिन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का कंसेप्ट दे के तुम पूरी दुनिया को एटम बम बनाने का तरीका सिखा दो। आगे हाइजेनबर्ग के इंडिया कनेक्ट को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हाइजेनबर्ग इलेक्ट्रॉन के वेव इक्वेशन को देने वाले श्रोडिंजर की भी खिल्ली उड़ा चुके थे। पूरी दुनिया श्रोडिंजर के कैट बॉक्स एक्सपेरिमेंट को जान चुकी थी और ये बात हाइजेनबर्ग को बड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का बिल्ली और उसके बक्से से क्या संबंध। खैर, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि हाइजेनबर्ग का इंडिया कनेक्ट, गंगा नदी के किनारे बैठ के उनका क्या सोचना था, रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया। बात 1929 की है। उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनविटेशन दिया। वहाँ पे वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थियरी पे लेक्चर दिए और कई विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात होती है। उनमें से एक देवेंद्रनाथ बोस थे, जो पहले ही जर्मनी में उनसे मिल चुके थे, जो कॉस्मिक रेज के बारे में काम कर रहे थे। 2-3 वैज्ञानिकों की लंबी लिस्ट है जो मैं रखा हूँ। एक डॉक्टर आर राव पूरी दुनिया में स्पेस फिजिक्स के नाम से जाने जाते थे। उनसे भी उनकी मुलाकात कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई। के.एस. कृष्णन, जो सी.वी. रमन के साथ रमन इफेक्ट में बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका रोल था, दुनिया उन्हें भी जानती थी। और भला इनका नाम कैसे हम लोग भूल सकते हैं, डॉक्टर एस.एन. बोस का, जो आइंस्टाइन के साथ बोस कंडेंसेशन पे काम कर चुके थे। तो इन महान वैज्ञानिकों से मिलने के बाद हाइजेनबर्ग का इंडियन साइंटिस्ट के प्रति एक गहरा सम्मान बढ़ गया।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी विज़िट करने के बाद, वहाँ लेक्चर्स देने के बाद, दोपहर में जब रविन्द्रनाथ टैगोर के घर हाइजेनबर्ग का आना होता है तो वहाँ मुलाकात उनकी होती है जगदीश चंद्र बोस के चचेरे भाई देवेंद्र मोहन बोस से दोबारा, जिन्होंने ही हाइजेनबर्ग को इनवाइट किया था। अपने पत्र में हाइजेनबर्ग लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद, उनकी कविताओं को सुनने के बाद मेरा भारतीय दर्शन में एक अटूट विश्वास हो गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद ही उनका ये कहना था कि अगर भारतीय वेदांत और उसके दर्शन की जानकारी किसी को है तो वो व्यक्ति निश्चित ही यह तो नहीं ही कहेगा कि क्वांटम फिजिक्स एक अजूबी सी चीज़ है। यहाँ यह बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर हाइजेनबर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद वो जर्मनी की दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हाइजेनबर्ग की माँ उनमें जीसस की मूर्ति देखती थी। उनकी बातें ऐसी थीं कि जो उनकी माँ को बहुत प्रभावित की। उनका साहित्य ऐसा था कि जो हाइजेनबर्ग की माँ को बहुत प्रभावित किया। उनकी वेशभूषा शायद उनमें जीसस और उनकी बातें उनमें जीसस का एक प्रभाव छोड़ती थी। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि 68 ईयर्स के रविन्द्रनाथ टैगोर और 28 ईयर्स के हाइजेनबर्ग के मिलने के बाद क्वांटम फिजिक्स में जिस आध्यात्म और जिस दर्शन का समावेश होता है उससे सारी दुनिया भौचक्की रह जाती है। और हाइजेनबर्ग अपनी पत्नी को भी लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद अब कुछ भी अनिश्चित नहीं रह गया है। भारत दर्शन करने के बाद और डांसिंग विद लॉर्ड शिवा नाम की एक पुस्तक और हिंदू व्यू ऑफ मैटर्स इन लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के बाद उन्हें भारतीय दर्शन का सार तत्व और अच्छे से समझ में आ गया। शाम को कलकत्ता में ही जब वो गंगा के किनारे बैठते हैं, गंगा की लहरों को देखते हैं, तो उनके मन में प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी चल रहा था। उनको ये डर लग रहा था कि मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ जानता है कहीं वो गलत तो नहीं है। भारतीय आध्यात्म और भारतीय दर्शन से प्रभावित होने के बाद वो अपना यूरोप जाने का कार्यक्रम थोड़ा डिले करते हैं और जाते हैं मद्रास। वहाँ स्टार्स की लाइफ जिसे पूरी दुनिया जानती है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से मुलाकात होती है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के साथ वो कांचीपुरम और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं। और अब शांत होती है उनकी अनसर्टेनिटी, सॉल्व होती है उनकी अनसर्टेनिटी। उनका ये सोचना जिसके बारे में बहुत परेशान थे कि माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स का नेचर इतना रैंडम क्यों होता है, अब उनको इसका आंसर मिल गया था कि पार्टिकल्स फंडामेंटल नहीं होते, कॉन्शियसनेस फंडामेंटल होती है। और यही उनकी सारी समस्या, उनकी बेचैनी का जड़ था। और तब यह अनुभव होने के बाद जिस श्रोडिंगर की वो खिल्ली उड़ा चुके थे कि वेव इक्वेशन के साथ बिल्ली और उसके बॉक्स का क्या रिलेशन था, ये बात अब उनको समझ में आ गई थी। और फिर श्रोडिंगर से वो क्षमा मांगते हैं मीडिया के जरिए कि बिल्ली जब तक बक्से में बंद है तब तक वह मृत भी है और तब तक वो जीवित भी है। तो ये था श्रोडिंगर और इंडिया कनेक्ट और उनके बारे में ढेर सारी बातें। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की और विज्ञान से भरी कहानियाँ और पर्दे के पीछे विज्ञान में क्या क्या हुआ है वो आप देखते रहें। धन्यवाद।